हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। हमने कल प्रेमचंद की कफन कहानी का पार्ट 1 पढ़ लिया। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका गुड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे दे तो जो लोग अभी तक एक पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे गीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही, अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जो जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और सरलता और निरता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। जल जाने पर आलू का भारी हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला दे। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्दी निगल जाते। हालांकि इस कोशिशों में उनकी आंखों में आंसू निकल आते। गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो जी चाहे मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर उसने परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए है, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इस पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायती सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होंगी। सवेरे सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। बतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ गीसू के पास आया। वे दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन दोनों अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस।
बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही। सरकार, हम दोनों सब उसके सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था ये सब कुछ तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में जो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध दया दंड देने का अवसर न था। जी में कुटते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुँह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के मनीय महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी।